एवरीवन, आप सभी का फ्लाइट ऑफ स्पिरिट इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम एक बार फिर से हाजिर है एक नए मेहमान के साथ जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज किया है। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो हमारा स्पेशल मेहमान। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज की हमारी मेहमान मारूफा बानो मैम का। और मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम मारूफा बानो है और मैं झारखंड से रहने वाली हूँ और फिलहाल मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ। न्यू दिल्ली आईटीसी मोरिया 5 स्टार में जॉब कर रही हूँ, थेरेपिस्ट एक्यूप्रेशर का। और अभी फिलहाल दिल्ली पीजी में रहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। मैं स्वागत करना चाहूँगी आज के मेरे साथ इस कार्यक्रम में सहयोगी नीतू गर्ग मैम का। मैम आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। तो आइए हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। तो मारूफा मैम आपके लिए मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि मैम हम आपकी डिसेबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे। आप टोटली ब्लाइंड हैं, आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं या क्या स्टेटस है आपकी विजन का? यस मैम। मैम अभी मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और मैं जब मैं छोटी सी थी तो मुझे लेफ्ट आई से थोड़ा विजन था, मुझे दिखता था। तो क्या हुआ था कि मैं काफ़ी टाइम तक मैं देख पाई थी, अकेले मैं चल लेती थी, मैं स्कूल भी चली जाती थी और मदरसा भी चली जाती थी। बीच में क्या हुआ था कि हम लोग कुछ सहेलियों के साथ खेलती थी। तो खेलने में क्या हुआ कि हम लोग लुका-छिपी खेल रहे थे। तो मैं क्या थी कि एक दरवाज़ा के पीछे छिपी हुई थी, दीवार में कुछ जैसे खुला-खुला सा था। एक लड़की ने आई जिस आँख से मुझे दिखता था, उसी में वो डंडा दीवार में बहुत तेज़ से लगाई, इतना तेज़ लगाई कि मेरा आँख के बिल्कुल अंदर ये चल गया डंडा। उस समय से मेरा आँख में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। अब मैं काफ़ी परेशान होने लगी। उसमें विज़न भी खत्म हो गया और दर्द हमेशा रहने लगा। हमेशा दर्द से उसमें परेशान रहती थी। मैं काफ़ी इलाज कराई, मेरे पापा ने काफ़ी जगह लेके गए, इलाज कराए, लेकिन ठीक हुआ ही नहीं। कोशिश किए लेकिन ठीक नहीं हुआ। मैम मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जब आप बिल्कुल इस समय ब्लाइंड हो गई थी, तो आपकी उम्र कितनी थी उस समय? जब मैं ब्लाइंड हुई थी, मैं 10 ईयर की थी। और मैम अभी आपका विज़न स्टेटस क्या है? क्या आपको अभी बिल्कुल अभी तो भी नहीं विज़न दिख रहा? नहीं, नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं दिखता है। जब मेरा आँख में चोट लगा था, तो मेरा जो आँख का शेप होता है, वो भी थोड़ा-सा उ उ जो आँख में चोट लगा था, वो काफ़ी बाहर आ गया था, तो शेप भी बेकार हो गया था। और जो आँख में चोट नहीं लगा था, जिसमें विज़न नहीं था, वो बिल्कुल अपनी जगह पे था, तो उसमें दर्द देता था। तो अभी कुछ दिन के पहले मैं आँख का सर्जरी करा ली हूँ, तो उस जो आँख था बॉल, वो भी निकल चुका है। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैम मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी कि आपके हाँ फैमिली जी। में कौन-कौन है? और क्या आपके फैमिली में कोई विज़ुअली इम्पेयर्ड है? जी, हमारे फैमिली में 1 भाई, 1 बहन, 1 मैं। 2 बहन, 1 भाई ब्लाइंड है। बाकी हम लोग 4 बहन और 4 भाई होते हैं। तो जो बड़ी बहन है, वो तो टोटली ब्लाइंड है। उसके बाद जो भाई है, वो भी टोटली ब्लाइंड है। उसके बाद मैं हुई थी, तो मैं भी ब्लाइंड थी लेकिन टोटली नहीं थी, पार्शियली ब्लाइंड थी। मैं अच्छा मुझे दिखता था, लेकिन कुछ हादसा होने के बाद मैं भी टोटली ब्लाइंड हो गई। और बाकी जो 2 बहन और 3 भाई हैं, वो नॉर्मल है। तो मैम मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जब आप टोटली ब्लाइंड थे, तो आपने पढ़ाई की क्या कहीं से? या आपको पता था और आपकी फैमिली को कि आप पढ़ सकते हैं? बिकॉज़ आपके 2 भाई-बहन पहले भी ब्लाइंड थे, तो क्या उन लोगों ने स्टडी की? जी मैम, क्या था कि हमारे पापा गाँव से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं, तो पापा थोड़ा शहर के नाम से डरते थे, पापा ज़्यादा मम्मी डरती थी। हमारे घर पे क्या था कि पापा का थोड़ा कम बात चलता था, हमारे यहाँ दादा का बात ज़्यादा चलता था। तो पा हमारे यहाँ कुछ पता था कि हाँ, कुछ ब्लाइंड का स्कूल होती है, लेकिन पापा निकालना नहीं चाहते थे। बहुत दिन तक तो कोशिश की, लेकिन जैसे मेरी बहन थोड़ी बड़ी हो गई, तो उसने क्या की पापा से लड़ के
भाई और बहन दोनों निकल गए, लेकिन मैं थी से मेरा मौसी जी पालती थी, कि मैं मौसी के घर पे रहती थी, तो मौसी मुझे नहीं बिल्कुल नहीं निकालना चाही थी, तो पापा मुझे निकाले नहीं थे। लेकिन जब मुझे दिखता था जब मैं पार्शली ब्लाइंड थी, तो मैं स्कूल भी जाती थी और मदरसा भी जाती थी। लेकिन स्कूल तो मुझे नॉलेज नहीं मिला था, स्कूल कुछ टाइम गई थी बचपन में, लेकिन जब बड़ी हो गई थी, हमारे यहाँ क्या होता था कि लड़कियाँ को स्कूल कम भेजते थे, मदरसा ज़्यादा भेजते थे। तो जब मैं बड़ी हो गई थी, तो मदरसा जाती रही थी। तो इसलिए मुझे स्कूल की पढ़ाई तो नहीं हो पाई थी, लेकिन मदरसा की पढ़ाई हो गई थी। मैम, आपने अपने आसपास बचपन में बच्चों को पढ़ते लिखते देखा होगा, तो हाँ जी, मैम। आपके माइंड की स्टेटस उस समय क्या थी कि आपको पढ़ने नहीं मिल रहा है? क्या आप पढ़ना चाह रही थी? आपने कितनी कोशिश की? मैम मैंने जब मेरी पहले मैं कोशिश करती नहीं थी। जब बचपना ऐसे ही खेल के और मदरसा जाके निकल जाता था। कभी-कभी मदरसा भी नहीं जाती थी, मैं छिप जाती थी कि मुझे नहीं जाना है। लेकिन जब मेरा भाई और बहन घर से बाहर निकल गए हैं, तो फिर जब मैं भी बड़ी हो गई, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। तो मैं क्या था, मैं किसी को बोलती नहीं थी कि मैं जाऊँगी सो। दिल-दिल में सोचती थी। और अगर किसी को लोग हम मैं तो नहीं बोलती थी, लेकिन हमारे मोहल्ला में हमारे रिश्तेदार लोग बोलते थे हमारे पापा-मम्मी को कि इसको भी निकालो, इसकी ज़िंदगी खराब मत करो। तो मेरी बहन जब घर जाती थी, बड़ी वाली, तो मम्मी पापा तो नहीं बोलते थे, लेकिन मम्मी बोलती थी कि हाँ, मारूफ़ा को भी ले जाओ। तो मेरी बहन ने बोलती थी कि नहीं, ये नहीं सकेगी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ काम बहुत करवाते, ये काम कर नहीं पाएगी। मेरी जो बहन थी वो मम्मी को डरा देती थी। तो मम्मी डर जाती कि हाँ, नहीं जाएगी, वहाँ जाकर परेशान होगी, रोएगी। तो इतना दूर झारखंड से दिल्ली दूर भी है, हम लोग कौन जाएँगे लाने के लिए? तो इसलिए हमें कोई भेजता नहीं था। लेकिन मैं किसी को बोलती नहीं थी कि हाँ, मुझे निकालो सो। बस मन-मन में रोती थी, अपने दिल में शौक लगती थी। तो मैम अभी आपने बताया जस्ट इंटरव्यू के समय अपने इंट्रोडक्शन के दौरान कि तो अभी तो आप आईटीसी मौर्य होटल में प्लेस्ड हैं, तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? बिकॉज़ आपने कोई पढ़ाई करी? फिर किसी म माध्यम से? मैम मैं तो फर्स्ट में उसको पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जब बड़ी हो गई थी, तो जब मेरे भाई-बहन निकल चुके थे, मुझे नहीं निकाले थे, लेकिन कोई निकालना भी नहीं चाहता था। लेकिन भाई बहन को क्या हुआ कि मेरी मैं शादीशुदा हूँ। तो बहन को क्या हुआ कि एक मेरे जो हस्बैंड हैं, इसने मेरी बहन से बोले थे शादी करने के लिए, तो बहन ने अपने बारे में बहन मना कर दी। तो बहन ने बात की मेरे बारे में कि मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मेरी बहन घर पे है, अगर कहे तो मैं उनसे बात चला दूँ, क्या उनसे आप करोगे? तो बोले, "वो क्या करती है?" बोला, "वो टोटली ब्लाइंड है, घर से बाहर नहीं निकली है, उसकी पढ़ाई भी नहीं हुई है।" तो मेरे हस्बैंड तो पहले घबरा गए कि अरे यार! वो तो घर से बाहर भी नहीं निकली है, दुनिया बारे में उसको कुछ पता भी नहीं है, 2 दीवालों के रह के बीच में रही है, अगर मैं भी टोटली ब्लाइंड हूँ, मुझे कैसे सँभालेगी? पहले तो ये कन्फ्यूज़ हो गए, उसके बाद 2-3 दिन सोचे वो, तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि, "अरे यार! अच्छी को सब कोई पूछता है, बूढ़े को कोई नहीं पूछता है। अगर वो बेचारी को मैं घर से बाहर निकाल दूँगा, मैं शादी कर लूँगा, हो सकता है उसका लैब बन जाएगा, तो इससे बड़ा कोई किसी चीज़ की बात नहीं है, चलो मैं कर लेता हूँ।" तो मेरे हस्बैंड अपनी बहन को बोले कि ऐसा है रुकैया, मेरी बहन का नाम रुकैया है, ऐसा है रुकैया कि तुम अपने घर पे बात करो, अब मैं तेरी बहन से शादी करूँगा। तो मेरे घर में मेरी बहन ने बोली कि मम्मी जान, ये मेरी जो छोटी बहन से शादी करवा दीजिए, ऐसा-ऐसा लड़का है। तो मेरी मम्मी ने बिल्कुल मना कर दी, ना, ना मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी, उतना दूर है, मेरी बेटी परेशान हो जाएगी, मेरी बेटी मर जाएगी, उधर यूपी के लोग तो बेच देते हैं लड़कियों के, पता ना क्या-क्या करते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। पापा भी मना कर रहे थे। लेकिन मेरे घर में ना मेरी बहन को थोड़ा कम बात चलता है, जो मेरा भाई है उसका बात ज़्यादा चलता है। तो भाई ने बोला, भाई को बहन ने समझाई, तो भाई ने घर पे कॉल किया, बोला अच्छी बात है आप करवा दीजिए, अगर वो बहाने निकल जाएगी तो अच्छी बात होगी। बस मेरे मम्मी और पापा दोनों मान गए, उसके बाद मेरी शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहे कि नहीं, मेरी मम्मी ने बोली कि नहीं मैं घर ले जाऊँगी, जब आपकी जॉब लगेगी तब आप है सो अपने साथ रखना। मैं तो या अभी इनके ससुराल में रखो। तो मेरे हस्बैंड ने बोले नहीं ये ससुराल में रहेगी, नहीं आपके घर पे रहेगी, अब मेरी मर्ज़ी चलेगा, मैं इसको जहाँ भी रख सकता हूँ। तब मेरी बहन यहाँ पे की थी हौस खास नव इंडिया सेंटर में। तो मेरी बहन से मेरे हस्बैंड ने बोले रुकैया तुम बात करो, अगर शालिनी मैम कहती है, तो मारूफ़ा का एडमिशन वहाँ करवा देते हैं। कुछ सीख जाएगी, कम से कम ब्लाइंड लोग साथ रहेगी, दुनिया देखेगी, तो मेरे साथ रहने में इसको तकलीफ़ नहीं होगा। अच्छा अचानक अगर मेरे साथ रहेगी तो बहुत तकलीफ़ होगा, सँभाल नहीं पाएगी। अपने आप को। तब मेरी बहन ने भी यहाँ एडमिशन करा दी, हौस खास में, तो मैं आई यहाँ पे ट्रेनिंग की और एक को प्रेशर के काम सीखी।
उसी दरमियान में मेरा सन 2017 में 10वीं का पेपर दी। 6 मंथ का मैं ट्रेनिंग था, मैं ट्रेनिंग कर ली और मैं 10वीं का पेपर दे ली। तो मुझे बहुत खुशी मिला कि मैंने दुनिया में कुछ की हूँ। आज मैं मुझे कुछ करने के लिए मिला है। फिर मुझे 2017 में घर चली गई थी, 3 महीना मैं घर पे रही। तो उस समय भी मम्मी लोग बोलती थी, "तेरी मर्ज़ी अगर जाना चाहती जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं।" मैं बोली, "नहीं, अब तो मैं निकलूँगी, एक बार निकल चुकी तो मैं निकलूँगी।" दोबारा फिर मैम से बात हुई तो यहाँ डीएस का भी कोर्स होता है, तो मैम ने बोली कि डीएस करने आ जाओ। मैं डीएस करने आई लेकिन मेरा डीएस हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी टीचर की शादी हो गई तो मैं जॉब करने लगी हाउस खाद नैब सेंटर में। मैम आपने बताया कि आप शादीशुदा हैं और आपकी बातों से हमें पता चला जी। आपकी बातों से हमें पता चला कि दुनिया में अच्छे इंसान ऐसा सुनते हैं बहुत जगह, पर बुरे इंसान ऐसा ज़्यादा सुनते हैं और हम प्रणाम करते हैं उस इंसान को जिसने आपसे शादी की, जैसा आपने उनके बारे में बताया कि उन्होंने सब कुछ आपके बारे में नेगेटिव जानते हुए भी आपके साथ शादी करी और ये सोचा कि इन्हें शादी करके इन्हें घर से निकालना है, इन्हें कुछ सिखाना है। तो हम यस। प्रणाम करते हैं उस इंसान को कि ऐसे थैंक इंसान यू मैम। अच्छे-अच्छे इंसान भी अभी दुनिया में हैं, है ना? तो यस अभी मैम। हम जानना चाहेंगे आपसे और इतना स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में किया, उन्होंने आपको पढ़ाया, शादी होने के बाद भी उन्होंने अपने साथ ना रखकर आपको पढ़ाया। तो हम आगे की लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे आपसे थोड़ा-सा। यस मैम। मैम आगे की सच में हाँ, सच में मैम आपके हस्बैंड ने बहुत ही अच्छा काम किया, इतना सब कुछ जानते हुए हम कई बार हमें न्यूज़ के द्वारा सुनने मिलता है कि सब इतना नेगेटिव होगा तो लड़की से शादी करके उसके साथ कुछ गलत सुलूक किया जाता है, लेकिन उनकी सोच को सच में सलाम है जो उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखकर आज आप जहाँ हो वहाँ तक पहुँचाया है उन्होंने, तो बहुत यस बड़ी मैम। बात है ये। थैंक यू मैम। मैम हम ये जानना चाहेंगे आपने यहाँ तक आपने बता दिया, तो मैम आपकी अभी जो जॉब है 5 स्टार होटल में, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? क्योंकि मैम 2017 में आप वहाँ पर आ तो गए थे, बीच में कोविड का नहीं भी 2016 में मैं आ गई थी। मैं अच्छा 16 में। 2016 में आई हाँ, सन 2000 मेरा 2016 मेरी शादी हुई थी, 19 जुलाई को और शादी होते ही उसी दिन रिसेप्शन रख दिए थे। अब मेरे हस्बैंड को कहना था अगर 2-4 दिन लेट कर दूँगा, तो इसकी माँ ले जाएगी। अब मेरी बहन ने तभी मेरे हस्बैंड कहे कोई बात है 2-4 दिन यहाँ रह जाएगी, इसकी माँ लेगेगी नहीं मैं 2-4 दिन बाद एडमिशन करा दूँगा। तो मेरी बहन ने बोली कि वहाँ सीट फुल हो चुका है। हौस खास में अगर 2-4 दिन कर दोगे ले जाएँगे। अब मेरे हस्बैंड का भी डर था कि हो सकता है कि कभी इसकी माँ ना ले जाए सीट के बहाने देख के। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किए कि दूसरे दिन लाके 20 जुलाई का सन 2016 में मेरे हस्बैंड और मेरी बहन ने यहाँ आके एडमिशन करवा दिए हैं। तो मुझे लगता था कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगी। बिल्कुल मैं घर से पहली फर्स्ट टाइम निकली थी। इतने कभी मैं जो मेरे रिश्तेदार थे उनको घर में मैं कम ही जाती थी। तो मुझे लगा था मैं बिल्कुल कर ही नहीं पाऊँगी। लेकिन सबसे जब बातें होती थी, सब लोग बताते थे कि हम लोग भी ऐसे निकले, हम लोग भी ये कर जब 2-3 महीने हो गया, तब लगा कि नहीं अब मैं भी कर लूँगी। तो मैं तो 6 मंथ तो मैं ट्रेनिंग की थी। सन 2016 में 10वीं का पेपर लिखी। उसी दरमियान में मौसम विहार में पार्लर में मेरी जॉब लग गई। तो मैंने वहाँ पे 20-21 डे गई काम की ट्रेनिंग पे जॉब लगी थी। मैम सैलरी वगैरह कोई बात नहीं सॉरी मैम, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगी। मैं जी, जानना चाहूँगी आपने कौन-सा यहाँ से हॉस्कास से कोर्स किया और किस चीज़ में आपकी जॉब लगी? थेरेपिस्ट थेरेपी में जॉब लगी है। अब मैं थेरेपिस्ट के कोर्स की हूँ। ओके मैम, आप आगे बताएँ। जी, तो मैं ये पार्लर में मैंने काम की, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर में मेरी सिस्टर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैं घर चली गई। तो उन दिन भी वो दरमियान में मेरी जॉब भी खत्म हो गया। उसने मना कर दी कि नहीं आप कहीं और देख लीजिए, अभी मेरे पास जगह नहीं है। फिर मैंने घर चली गई, 3 महीना घर पे रही। उसके बाद भी मैं यहाँ पे आई डीएस के कोर्स करने के लिए। डीएस मेरा हो नहीं पाया। मेरी जो टीचर थी, उनकी शादी हो गई, तो फिर उनमें मुझे भी यहाँ पे रख लिया ट्रेनर के बेस पे। तो मैं यहाँ पे बच्चों का एक्यूप्रेशर सिखाती थी, थेरेपी एक्यूप्रेशर।
और मैं 7 मंथ काम की। उसके बाद नीतू दीदी गुड़गाँव में जॉब करती थी, पेयू कंपनी में, तो उसने भी हमारे लिए बात की, तो मुझे बैंगलोर में जॉब लगी। तो मैं बैंगलोर में भी काम की 2 साल। 2 साल के बाद कोविड हो गया। कोविड के वजह से फिर जॉब भी तो कंपनी ऑफ़िस बंद हो गया, कंपनी तो बंद नहीं हुआ था। उससे पहले क्या था कि मेरा टिकट बना हुआ था घर जाने के लिए, मेरे घर पे शादी थी मेरी नंद का। और उन्हीं दरमियान में क्या हुआ कि ऑफ़िस बंद हो गया। जब ऑफ़िस बंद हो गया तब अब करे सो करे क्या? मैंने सोचा चलो उससे पहले टिकट निकाल लूँगी कि घर में जा एन्जॉय करके आ जाऊँगी। लेकिन बिल्कुल फ्लाइट, ट्रेन सब कुछ जाना बंद हो गया। फिर टिकट भी कैंसल हो गया। फिर मैं 3 महीना, साढ़े 3 महीना वहाँ पे रही, शायद उससे भी ज़्यादा। 3-4 महीना वहाँ पे रही। उसके बाद कुछ चल ही नहीं रहा था। मैंने काफ़ी लोग का सपोर्ट लेने की कोशिश की। लोग तसल्ली देते थे, हाँ, हाँ, बिल्कुल सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन कुछ किया नहीं। एक बंदा ने मुझसे पैसा भी ले लिया, "अरे! मैं लॉकडाउन में परेशान हूँ, कुछ मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ।" वो मेरा ससुराल का था, यादव। मैंने सोचा चलो यार अपने गाँव का है, चलो मेरे गाँव का नहीं है, लेकिन है तो मेरे हस्बैंड का गाँव का, कोई नहीं मैं इनको पैसे दे देती हूँ। यहाँ मेरा बैंगलोर में कोई है भी नहीं, कम से कम इनके साथ मैं चली जाऊँगी। लेकिन उस बंदे ने क्या किया मुझे बताया भी नहीं या खुद चला गया। बाद में जब मैंने फ़ोन कर रही भैया आप कहाँ हो? मैंने बैग भी सेट कर ली हूँ। बोला मैं तो गाड़ी में हूँ। ऐसे ही मेरे साथ में होता रहा मैंने बैग सेट कर लेती थी, लेकिन मुझे कोई लाना तैयार नहीं होता था। मेरी बुआ रहती थी वहाँ बैंगलोर में, तो उनका भी किराया रूम था, तो उसने भी नहीं बोली थी कि हाँ, चलो मेरे घर आ जाओ। खाली हाँ, कोई दिक्कत होगा तो मैं यहीं पे हूँ, इस तरीके से बातें बोलती थी। लेकिन काफ़ी परेशान थी और हमारे एक औ पीजी के रूममेट थी, उससे थोड़ा-सा हौसला मिलता था, लेकिन तो भी परेशान रहती थी। एक बंगाल के भैया थे, बिल्कुल जानने वाले थे, मैं उनको उतना जानती भी नहीं थी। बस 1-2 बार मिली थी, वो अपने घर ले गए थे, 2-3 दिन उनके घर पे रही थी। उसके बाद जब प्लेन चलने लगा था, तो प्लेन का टिकट निकाल के हमारे घर भेज दिए थे, तो मैं ससुराल चली गई थी। मैम इससे मैम पहले कि आप आगे बढ़े, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक बैंगलोर जैसी एक पूरी नई सिटी में अचानक से आपका जॉब लगना, तो आपके मन में क्या आया था कि आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? और कोविड से पहले जब आप बैंगलोर में जॉब के लिए जाती थी, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ जॉब पे? लोगों का कैसा एटीट्यूड था आपको देखने का, कैसा नज़रिया था? यस मैम। मैम जब मेरी क्या हुआ था कि जब बैंगलोर में बात चल रहा था जॉब के लिए, तो मैंने मना करती थी मैं नहीं जाऊँगी। अब मेरे हस्बैंड भी मना कर दिए थे कि नहीं तुम्हें उतना तुम कर नहीं पाओगी, तुम्हें नहीं जाना है। तो नीतू दीदी से मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। दीदी ने जब भी आती थी ऑफ़िस से तब दीदी मुझे हौसला देती थी, "मारूफ़ा तुम कर लेगी, एक बार जाके देखो, इंसान कहाँ से कहाँ चले जाता है, तुम चली जाओगी।" तो मैं सोचती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो जॉब पे मना भी कर दी थी। लोग शार्ली मैम जो थी वो बोलती थी कि अच्छा ठीक है तुम जॉब नहीं करोगी तो घर जाओ। तो मैंने सोची कि देखो मैं घर से तो पहली बार निकली हूँ, अब फिर दोबारा ये जॉब नहीं लगेगा, मेरे हस्बैंड का भी जॉब नहीं है, ये घर भेज देगी भी जो मैं पुरानी थी वैसे ही मैं दोबारा बन जाऊँगी। अथवा नीतू दीदी को भी हौसला रहा था, तो मैं बोली ठीक है मैं जॉब कर लेती हूँ, जो होगा मैं खुदा के भरोसे छोड़ देती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तो मैं जिस दिन जॉब में जा रही थी, तो मैं रोज़ा रखी हुई थी, रमज़ान का महीना चल रहा था और मेरे साथ में हमारी अपर्णा मैम थी। मैं प्लेन में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह ये प्लेन पलटी हो जाए कि मैं यहीं गिर के मर जाऊँ। मैं नहीं जाऊँगी बैंगलोर। लेकिन मेरे अंदर आदत था, अभी भी यही आदत है, कुछ भी होता है मन में परेशान होती हूँ, लेकिन लोगों की ज़बान से बोलती नहीं हूँ, कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी मन में परेशान थी लेकिन जब वहाँ प्लेन उतर गया कि मेरी दुआ तो नाकामयाब हो गया। लेकिन बोलते हैं नाजायज़ के लिए दुआ नहीं माँगना चाहिए, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैंने बहुत गलत बात बोल रही थी। अपना तो अपना दूसरों का क्या हाल होता। बाद में ऊपर वालों से मैं बहुत माफ़ी माँगी थी, मैंने गलत बात बोली थी। उसके बाद मैं जब बैंगलोर गई तो मैं सोचने लगा कि मेरे लिए दुनिया ये आखिरी है मैं क्या बोलते हैं जहन्नम ये नरक में मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं कैसे रहूँगी बैंगलोर में? जितना मुझे दिल्ली में फ़र्क नहीं हुआ था। बैंगलोर गई तो हम लोग नैब में रुके, जीवा बीवा नगर में। वहाँ पे तो एक नाइट रुकी। पन्ना मैम तो सो गई लेकिन मैं सारी रात जगी रही। पता नहीं कल क्या होगा? खुदा तुम मुझे पल कल क्या करोगे? कल होके उठी उसके बाद हम लोग गए पीजी ढूँढने के लिए जॉब तो पक्का था, कि इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था, खाली जॉइन इन होना था। पीजी ढूँढने गई, गर्मी का मौसम था, जून का महीना था।
पीजी में गई तो संडे में एक पीजी मैम ने ढूँढी, उसका पार्लर था, उसने पीजी थ दे दी, सब कुछ मेरा अच्छा कर दी। चलो कोई नहीं, मैम ने बात करके मैम बोली मैं जा रही हूँ अपने रूम पे, तो अपने पीजी में रहना। बोले मैम मैं तो कल भी कुछ नहीं खाई थी, कल भी रोज़े में थी, आज भी मैं रोज़े में हूँ, तो मेरे लिए कुछ खाना ला दो आप। तो मैम ने फिर मुझे रोटी, सब्जी ऐसी कुछ ला के दे दी। अब मैम चली आई। मैंने खाई, मैं तो खाना खाई, खाना खाने के बाद जो भी बर्तन था, वो बाहर धुलने के लिए आई, शाम हो गया था। तो जो मेरी रूममेट थी, उसमें 2 3 बेड था, 1 रूममेट थी, 1 नहीं थी शायद, 1 मैं ही थी। तो रूममेट को उसको हिंदी नहीं आती थी, तो मैंने बोली कि बताइए कहाँ मुझे प्लेट धुलना है? तो बत उस समय मेरी बात को समझ नहीं रही थी, लेकिन 1-2 बार मुझे मैम ने मोबिलिटी सिखा दी थी, तो थोड़ा मुझे आइडिया हो गया था। तो मैंने जाके प्लेट धुली, तो मेरा जो रूममेट थी उनको मुझसे बुरा लग गया, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद जो उनके ओनर थी, हमारी जो ओनर बनी थी, उसने आई ऊपर, बोली ऐसा है कि जो ये रूममेट है वो हॉल में सोएगी, उनका कुछ गेस्ट आ रहा है, तो तुम यहीं सो जाओगी? बोली हाँ जी मैम सो लूँगी, नो प्रॉब्लम। ऐसा उसको परेशान मत करना, हॉल में जगाने मत देना, जगाने मत जाना। तो मेरा मुँह से यही अल्फाज निकला कि मैम ब्लैंड ज़रूर हूँ लेकिन मेंटल नहीं हूँ। हमें भी पता चल रहा है कि रूममेट हमसे थोड़ा-सा गुस्सा में है और बाहर सोई तो मैं बाहर क्यों जाऊँगी जगाने? मेरा बेड खुद है, बाथरूम मुझे पता ही है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मैंने सो गई। मैंने बीच में मुझे कुछ काम पड़ा बाहर पानी लाने के लिए, तो देखिए बाहर से कहा कि वो गेट बंद कर दी। अब गेट बंद कर दिया, मैं करूँ क्या? ये तो शुक्र था कि बाथरूम था से अटैच था। उसके भी क्या हुआ कि मैं सुबह उठी जब खाने का टाइम होता है रमज़ान में जो सेहरी बोलते हैं, उस टाइम मैं उठी, उसमें भी देखा ये तो बे गेट बंद है और जैसे वो गेट खोलती थी, मैं सोचती थी बाहर जाऊँगी, फ़ौरन गेट बंद कर देती थी। इसी के मेरा 11 बज गया। अब पन्ना मैम आई, वो मुझे फ़ोन की कि मारो वो मुझे गुस्सा हो रही है, "मारूफ़ा तुमने गेट क्यों बंद रखी हो?" ये मैम मैंने गेट क्यों बंद करूँगी? ऑलरेडी बाहर बाहर से जो रूममेट है वो गेट बंद कर दे रही है, मैं करूँ क्या? मैं तो खुद परेशान हूँ, कपड़े धुली हूँ, उस बाल्टी में रखा हुआ है। बरस तक मैं अंदर की हूँ। फिर मैम ने आई, गेट खुलाई, ऑनर में बोली, "इसको ले जाओ, इसकी वज़ह से हमारे कोई बच्चे नहीं रहेंगे, ये सबको परेशान कर देगी।" मैम ने बोली, "देखो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी कुछ मत बोलो, इसका भी जॉइनिंग का टाइम है।" मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ये लड़की का दिमाग खराब हो जाएगा। कम से कम इसको अभी ऑफ़िस जाने दो, जो होगा हम लोग शाम में करेंगे। मैम ने बहुत कोऑपरेट की, मैम ने ले गई, हमने ऑफ़िस जॉइन इन हो गया, वहाँ पे काम करने लगी। उसके बाद मैम ने बोली मारूफ़ा ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम हो गई सॉरी पीजी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा है कि तो हम लोग दूसरा पीजी लेंगे। तो मेरा दिल बिल्कुल उदास हो गया कि मैम कल से खुद परेशान हूँ, आज देखो अब पता नहीं क्या परेशान हो गया। फिर मैं ऑफिस से पीजी गई, पीजी पूरा फटाफट सामान सेट की, गीला कपड़ा इसी में डाला हुआ था, गीला कपड़ा फटाफट ली। उसके बाद मैम ने जो पहला पीजी देखी थी, वो पीजी में लाके मुझे मैम शिफ्ट करा दी। वो पीजी बहुत अच्छा था सिंगल बेडरूम मिला था, मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद दूसरे दिन मैम ने आ गई। तो जब जो मेरी जॉब लगी थी, उसके बाद एक लड़का का भी जॉब लगा था, एक मेल एक फीमेल 2 लोग रखे थे। तो मेरा मॉर्निंग टाइम था, उसका था सो आफ्टरनून था। उससे मुझे बहुत हेल्प मिला था। जब मैम ने आ गई, अब मुझे वहाँ का बिल्कुल रास्ता पता नहीं। अब मैम ने बोले तुम ये करना, वो करना, वो करना, चली आई। मैंने बिल्कुल परेशान रही कि अल्लाह मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है यहाँ के बारे में, यहाँ बिल्कुल न्यू हूँ। तो मैंने उस बंदों को जो लड़का था उसको मैं कॉल की, उसका नंबर मैम ने दे दी थी। बोली यार एक थोड़ा-सा काम करोगे आप मेरे लिए? बोला बोलो। कुछ टाइम तक खाली मुझे ना ऑटो दिलवा देना और जब मैं दोपहर में आऊँगी अगर आप पीजी में रहोगे तो मुझे रिसीव कर लेना। कुछ टाइम तक उसके बाद मुझे आइडिया हो जाएगा। तो उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। सुबह-सुबह मुझे ऑटो दिलवाता था और जब मेरा 3 घंटे का काम था 11 टू 2 और उसका था 3 टू 6 तो मेरा इंतज़ार में जल्दी जाता नहीं था, जब मैं आती थी, तो फिर बाहर जा रहता था खड़ा, फिर मुझे रिसीव करके मेरा पीजी तक छोड़ता था, उसके बाद ऑफ़िस के लिए निकलता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके बाद फिर हेल्प होते रहा, एडजस्ट कर ली थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ था। वाओ मैम! बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर कि इतने स्ट्रगल्स में और स्पेशली हम जब साउथ इंडिया जाते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी हमें यही आती है जैसे आपको भी आई कि सामने वाले यस। को हिंदी नहीं आती है तो फिर हम बात कैसे करें? लेकिन फिर भी आपने मैनेज किया और आपको मैम ने और वो लड़के ने सबने इतना सपोर्ट किया तो बहुत अच्छी बात है सच में।
और थैंक आज यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस हमारी सुन रही है आपकी कहानी को और बहुत मोटिवेट होगी कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया। और मैम अब हम जानना चाहेंगे कि आगे फिर जब कोविड आया उसके बाद की कहानी को। कोविड के बीच में आपने बताया कि आपके साथ भी प्रॉब्लम आई काफ़ी, फिर आप ससुराल में आ गए घर पर, उसके बाद क्या हुआ? अब आप ओआईटीसी मोरिया होटल फिर कैसे पहुँचे? हाँ जी, मैम फिर मैं ससुराल में आ गई, तो ससुराल में मैं करीब मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, उन कोविड में सब लोग का सब घर भेज दिया गया था, कहीं भेज दिया गया, कहीं फँसे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड भी अभी उनकी जॉब नहीं लगी है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी कर रहे हैं, तो उस वक़्त उनका पीएचडी भी नहीं था, तो क्या था कि उनका बीएड शायद नहीं शायद एमएड कर रहे थे। तो इनका घर 2 जगह है, एक तो महाराष्ट्र नागपुर में है, और एक यूपी है बलरामपुर में। तो इन लोगों के क्या हुआ था कि गाड़ी से सब लोग को बलरामपुर पहुँचा दिया गया था और कोविड में जो बंदा था, सो मुझे लेके नहीं आया था, इन्हीं का गाँव का था। तब भी इसने बोले कि चल तुम नागपुर चले जाओ, फिर मैं नागपुर चली गई थी। तो मेरे लिए ना ससुराल भी बिल्कुल अजनबी था कि मैं शादी होने के बाद तो मैं ससुराल गई नहीं थी, मैं दिल्ली आ गई थी। उसके बाद एक बार ससुराल गई भी थी, तो मुश्किल से 10 या 12 इतने ही दे रही थी, 10-12 डे, उसके बाद मैं आ गई थी। तो मैंने दूसरी बार ससुराल गई जो मेरी सास थी जो जिससे भी ज़्यादा बनता था, उससे पहले एक्सपायर हो चुकी थी। और ननद वगैरह से थोड़ा-सा उन लोग भी बनता था कि थोड़ा कम बनता था, सब अपने लाइफ में बिज़ी होते थे। तो मैंने ससुराल चली गई तो मुझे बुरा लगता था, ये भी नहीं थे, सास भी नहीं थी, मैं करूँ क्या? मैं क्या तो इनको बोलती थी, आप आ जाओ, देखो कैसे आ जाओ, गाड़ी वगैरह चलती नहीं थी, गाड़ी वगैरह चल नहीं रही है, कोई बात नहीं तुम एडजस्ट कर लो। बोले नहीं आओगे तो मुझे टिकट निकाल दो, मैं अपनी गाँव चली जाऊँगी। झारखंड। तो इन्हें बोले नहीं, नहीं रुक जा। फिर मैं इनको बोली ठीक है मैं प्लेन का टिकट निकाल देती हूँ, आप मेरे पास आ जाओ, मैं नहीं रह पाऊँगी आपका बिना। तो इनका भी प्लेन का टिकट मैंने निकाल दी थी, तब ये लखनऊ से नागपुर आ गए। तो ना जब नागपुर आ गए तो उसके बाद भी हमें अच्छा लगने लगा। मैं 8 महीना वहाँ पे रही। उस दरमियान में मेरे ससुर भी एक्सपायर हो गए तो बहुत दुःख हो गया। उन दरमियान में मेरे छोटे कज़न का लड़की सॉरी कज़न थी, छोटे चाचा का लड़की गाँव में वो भी एक्सपायर हो गई तो और दुःख हो गया मेरा। बोले अब तो मैं घर जाऊँगी, मेरे चाचा की लड़की भी एक्सपायर हो गई। फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि तब मेरी जॉब तो चल ही रही थी बैंगलोर का, सैलरी भी आ रहा था, तो जॉब का तो कोई टेंशन ही नहीं था, खाली मुझे घर का टेंशन था कि मुझे घर जाना है, अपने मम्मी-पापा से मिलना है। उसके बाद क्या हुआ कि मैम मेरे एक मिनट मैं यहाँ इंटरप्शन करूँगी कि जब आप कोविड में घर आ गए थे, तो आपकी जॉब कंटिन्यू चल रही थी? मतलब आपको सैलरी मिल रही जी, थी ऑफ़िस से? जी मैम, ऑफ़िस से सैलरी मिल रहे थे। कोविड में हमारी जॉब नहीं गई थी, बल्कि कि पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा था और जब कोविड हो गया था, कोविड में जून में 2021 में हमें परमानेंट कर दिया गया था, पेरोल पे कर दिया गया था। तो हमें बहुत खुशी मिली थी, बहुत खुशी मिली थी कि उतनी खुशी मिली थी और खुशी मैं ज़ाहिर कर भी नहीं सकती थी, कि देखो कॉन्ट्रैक्ट पे थी, अच्छे-अच्छे लोग की जॉब जा रहा है और ये कोविड में मेरा पेरोल पे हो रहा है। इससे बड़ा लकी की क्या बात होगी? तो मैं अपने आप को बहुत गुड लक मानी थी उस टाइम पे। हम भी थैंक यू बोलना चाहेंगे पेयू कंपनी को कि उन्होंने ब्लाइंड पर्सन को उतना सपोर्ट किया। मैम अब आप आगे की थैंक यू कहानी मैम। बताएँ अपनी। यस मैम, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मैं अलीगढ़ आ गई थी और फिर अलीगढ़ आई तो क्या हुआ कि मेरी बहन तो फिलहाल अलीगढ़ में रहती थी, लेकिन उन दरमियान में क्या हुआ था थोड़ा बहनों में लड़ाई चल रही थी। वो तो फैमिली दरमियान में कुछ ना कुछ होता है ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था मैं तेरी बहन के पास नहीं जाऊँगा, तो मैंने रेंट पे रूम ली थी, हस्बैंड ने रेंट पे रूम लिए थे और ये ठंडी का मौसम था, यही दिसंबर का महीना था, 17 दिसंबर को मैं अलीगढ़ आई थी और जिस रूम पे मैं ली थी तो उसने बोला ठीक है ले लो, पैसा तो ले लिया हम लोग से, लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं दिया। बेड भी दिया बिल्कुल जो ये नहीं होता रस्सी वाला छोटा-सा बेड और सोने का इंतज़ाम भी ना, बर्तन भी हमारे पास ना, बहुत दिक्कत होने लगी है। ठंडी का महीना उनका उसने बोल उसने बोल दिया कि आप लोग ना रूम चेंज कर लो। क्या हुआ कि हम खाना बना रहे थे, तो हमें तो आग तो नहीं लगा था लेकिन थोड़ा-सा किसी ने हल्ला कर दिया कि फारफा खाना बना रही है, उसका कपड़े जल गया, उसका झूठ के हल्ला कर दिया था। उसने बोलने लगा नहीं, अरे ब्लाइंड है, हमें दिक्कत होगी, इसका कोई दिक्कत हो जाएगा, हमें केस हो जाएगा, जल्दी निकालो वो भी ब्लाइंड था।
लेकिन ब्लाइन को हाल समझता नहीं था। उसने निकाल के मैं बोली कहाँ जाएँ? उनको ना प्यार से पापा बोलते थे। "ले पापा हम कहाँ जाएँ आप ही बताइए?" तो नहीं हम आपको रूम ढूँढ दे रहे हैं। उसने एक रूम ढूँढ के दिया। अब उस रूम में तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए और दोनों ब्लाइंड। अब अजनबी जगह पे एक रूम पे चले जाएँगे तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक लड़की ने गई हम लोग का रूम में लेके हम लोग को रूम में लेके पहुँचा दी और उसके बाद चली आई। अब हम करे से करे क्या, बिल्कुल ठंडी का महीना, दिसंबर लास्ट हो रहा था, वही 29 या 30 दिसंबर था। और मैं क्या करूँ, हम लोग दोनों खाए भी नहीं थे, सामान रखा हुआ है। एक रूम में हम कहाँ जाएँगे? हमें कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ खाना बनाना है, कहाँ क्या करना है। ओनर के कोई मतलब नहीं, उसको पैसे से मतलब था। उन्हें पैसे ले ली और उन्हें शांत हो गई। सारी रात हम लोग ऐसे सोए रहे। सुबह उठी, सुबह भी कुछ नहीं खाए। मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू था पीएचडी का, वो चले गए। मैंने रूम पे बैठी-बैठी रोती रही कि मेरा क्या ज कौन-सा जहन्नम का कौन-सा मैं गुनाह की हूँ, कितना बड़ा गुनाह का मुझे ये मिल रहा है। उसके बाद मेरे हस्बैंड को बोली, "मैं नहीं रहूँगी, आप जाओ या नहीं जाओ, मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ।" तो मैंने बोला, "ठीक है भाई, अगर तुम कह रही हो, तो हम भी चलते हैं।" फिर मेरे हस्बैंड उसमें हॉस्टल भी सारा ऐसे खाना वगैरह बंद था। मेरे हस्बैंड का हॉस्टल तो खुला था रूम, लेकिन खाना वगैरह बंद था। फिर मेरे हस्बैंड लेके मुझे मेरी बहन के यहाँ चले गए। उसके बाद फरवरी हो गया, झारखंड आ गई। झारखंड आई तो मुझे इतना लगा कि मैं अपने जन्नत में बिल्कुल स्वर्ग में पहुँच गई हूँ। मतलब सारा मैं तकलीफ़ भूल गई कि मैं कहाँ थी या कैसे मैं आ गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रेन बैठा दिए, मैं झारखंड आ गई, बहुत खुश थी। झारखंड में आराम से 5-6 महीना रही, मम्मी-पापा लोग के साथ, फैमिली के साथ अच्छे से एन्जॉय की। उसी दरमियान में क्या हुआ कि पेयू कंपनी से फ़ोन आ गया, 1 साल हो गया था कि मारूफ़ा तेरी जॉब यहाँ पे किसी वजह से हम लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो तेरी तुम लोग का निकाल दिया जा रहा है। बोले मैम क्यों? कहा देखो जो पेरोल पे किए थे 1 साल के किए थे वो 1 साल हो चुका है, तो कंपनी ये फैसिलिटी नहीं देना चाह रहा है। बोले कोई बात नहीं, मैंने बहुत दुखी हुई। हम लोग का 3 जगह ऑफ़िस था, बैंगलोर, पुणे गुड़गाँव। तो 3 जगह लगा हुआ था, हर जगह 2-2 ब्लाइन के इन लोग लिए थे। तो मैंने नीतू दीदी को फ़ोन की, दीदी ऐसा बोला, हाँ, हम लोग के साथ भी ऐसा हो गया। जो मेरे साथ में लड़का फ़ोन कर काम करता था, उसको भी फ़ोन की, बोला हाँ, मेरे साथ में ऐसा हो गया। बोले ऐसा हुआ क्या? काफ़ी परेशान हो गए कि मैं कहाँ जाऊँ? मेरे हस्बैंड का भी जॉब नहीं है। अगर मैं घर पे रहूँगी तो पिछले ही ज़िंदगी आ जाएगी, मैं क्या करूँ? तो नीतू दीदी से बात की शालिनी मैम से। साली मैम ने बोले कि देखो नीतू तुम यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ टीचर की ज़रूरत है। बोला मैम मुझे मत बुलाइए, मारूफ़ा घर पे है और वो परेशान है, ऐसा करें कि आप उनको बुला लीजिए। शालिनी मैम को मेरे पास भी कॉल गया, शालिनी मैम बोली मारूफ़ा तुम आ जाओ। तो मैंने भी हौस-खास आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फिर हौस-खास में 1.5 साल काम की। तो जो हमारी गुरप्रीत मैम हैं, मैनेजर आईटीसी मुड़िया का, उसने ट्रेनिंग सिखाने जाती थी हम लोग का, नताशा मैम से या साली मैम से उसका कॉन्टैक्ट है जो नताशा मैम, साली मैम नैब का है। तो मैम ने फिर कुछ दिन तो नैब गई, उसके बाद मैम ने आईटीसी मुड़िया बुलाने लगी हम 2 लड़की का काम, तो मैम बोली कि मैं मारूफ़ा को लूँगी। उसके बाद मैम ने बात की कि मारूफ़ा को हमें दे दो, बोले ठीक है, तो मैम ने बोली मारूफ़ा को नहीं सपना को ले लो, नहीं सपना को तो बाद में लूँगी, जो मेरे साथ फ्रेंड थी उसका नाम सपना था। सपना को तो बाद में लूँगी, पहले मारूफ़ा को लूँगी। तो पिछले साल मेरा प्लेसमेंट हो गया आईटीसी मुड़िया में, अभी मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने कभी भी मैं पूरे इस इंटरव्यू के दौरान आपसे यही सीखी हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे हम कहीं भी अगर अटक जाए तो सब कुछ छोड़ नहीं देना चाहिए और कुछ ना कुछ अच्छा होगा इस उम्मीद से आगे बढ़ना चाहिए। धन्य उन लोगों को जिन्होंने आपकी इतनी मदद की, चाहे वो नीतू मैम हो, एनएबी के टीचर्स हो, वो पेयू कंपनी हो, सबने आपकी खूब मदद की और इसीलिए आज आप यहाँ पर हो। मैम हम इस सब से थोड़ा-सा थैंक हट यू। के बात करेंगे आपसे। हाँ मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, नहीं, थैंक यू मैम। हाँ, तो इन सब से हटकर मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि मैम अ, आपने 10th किया था ओपन से, तो आपकी 12th और आगे की स्टडीज़ का क्या हुआ? वो आपने कंटिन्यू की?
हाँ जी, मैम मैं 10 जब 2016 में मैं यहाँ आई थी, तो यहाँ बच्चों का सबका 10 का फॉर्म भरा जा रहा था, तो मेरी सिस्टर ने मना कर दी थी कि नहीं तुम अभी नहीं करना है, तुम अभी घर से पहली बार निकली हो, थोड़ा तुम सीखो। तो मेरा मन था 10वीं करने का, लेकिन मैं करूँगी, लेकिन मैं कहती नहीं थी। अब बहन मना कर दी, तो हस्बैंड भी मना कर दिए। तो कुछ लड़कियों का भरा जा रहा था, जो हमारी इंग्लिश का टीचर थी, वो भी मना कर दी कि नहीं मारूफा, एक लड़की और थी बिजिया, इन दोनों का नहीं भरेंगे। तो मेरा मन बिल्कुल दुःख हो गया कि देखो अगले साल थोड़ी ना पढ़ लूँगी, अल्लाह मेरे साथ तुम क्या करते हो? अपने आप मन में सोचती लेकिन किसी को बोलती नहीं थी। तो जो हमारी वार्डन मैम है, उसने सब बच्चों के जाए थे एफिडेविट बनाने के लिए, तो हमें आवाज़ दी मारूफ़ा तुम्हें जाना है एफिडेविट बनाने के लिए। के लिए मैम मेरी सिस्टर तो मना कर रही है। तेरी सिस्टर क्या कह रही है? कि नहीं तुम्हें अभी नहीं करना है, क्योंकि तुम अभी रहो, सीखो 1 साल उसके बाद करना। तो बोले ठीक है भाई तेरी सिस्टर अगर मना कर रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो मैंने बोली मैम ये बताइए जब अब इतनी बड़ी तो मैं हो चुकी हूँ और जब अभी नहीं कुछ सीख पा रही तो अगले साल क्या सीखूँगी? सीखना होगा तो बाद में भी सीख सकती हूँ। ऐसा थोड़ी ना खाली 10वीं करने के बाद इंसान सब कुछ सीख लेता है या नहीं करने के बाद कुछ नहीं सीखता है। तो मैम कहा तुम्हें तेरा मन क्या है? बोले मैम मेरा मन तो है लेकिन हमारे फैमिली अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इसको तेरे फैमिली के लिए मैं क्या करूँ? बोले मैम मेरे हस्बैंड से बात करें ना मैम प्लीज़। तुम्हें पहनने का मन है? बोले हाँ जी मैम बिल्कुल मेरा मन है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर सॉरी मेरे जो हमारी मैम थी, वो मेरे हस्बैंड से बात की। तो फिर ये जो हस्बैंड है शमीम उसने बोल दिया कि मैम अगर आप लोग कराना चाहते हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अब बिल्कुल इनको करवाइए। तब मुझे 10वीं का फॉर्म भराया, मैंने बहुत खुश हो गई और साथ में पढ़ाई की और 10वीं का पेपर दी। उसके बाद मेरी बैंगलोर में जॉब लग गई। तो जब बैंगलोर में जॉब लग गई तो हमारे साथ में जो फ्रेंड लोग थे वो 12 कर रहे थे। यार मैं भी 12 करूँगी आजकल ना 10 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कम से कम 12 तो होना चाहिए। तो मैं बैंगलोर में थी, उसके बाद हमारी जो नीतू दीदी और जो फ्रेंड लोग थे, सारा लोग मिल के हमें ये बताएँ। अब मैम से बात की तो एफिडेविट बना दिए और फॉर्म भरवा दिए। फिर मैं बैंगलोर से आई थी एग्ज़ाम देने और 1 महीना रही थी 12 के एग्ज़ाम दे के फिर रिटर्न मैं बैंगलोर चली गई थी 2018 में जब मेरी जॉब चल रही थी। जब 2019 में कोविड हो गया, उसके बाद मैं नहीं की। मुझे लगा 12 करने के बाद अब मैं नहीं करूँगी जॉब। फिर 21-22 में जब मैं हौस खास आई, तो मेरे भाई ने बोला कि तुम आरफ़ा तुम बीए करोगी? नहीं रहने दो 12 काफ़ी हो गया। तो भाई ने बोला ये बता अभी तेरी जॉब चल रही है, तुम घर में रहना नहीं चाहती हो। अब तेरे हस्बैंड को जॉब पता नहीं कब लगेगा, नहीं लगेगा। कम से कम बीए करोगी, तो तुम कहीं हॉस्टल में ट्रेनिंग वगैरह कर सकती है। तुम्हें रहने का एक मौका मिलेगा कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। तो घर वालों से भी लड़ सकती हूँ कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं घर पे नहीं रहूँगी। ऐसा करो तो मैं बीए का एडमिशन दिलवा देता हूँ, तो बीए कर लो। आपकी मर्ज़ी अगर दिलवा रहे तो करवा दो। तो 22 में मेरा भाई ने एडमिशन दिलवा दिया, तो फिर अभी बीए कर रही हूँ। वाह मैम! तो आपने पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा, तो जॉब और पढ़ाई आपकी साथ-साथ चल रही है, वेरी नाइस। यस। बहुत अच्छा लगा मैम ये सब जान के। मैम पढ़ाई और जॉब के अलावा आपकी क्या शौक है? जैसे गाने सुनना या फिर आप अपने खाली टाइम में क्या करना पसंद करती है? मैम मुझे सीरियल देखना बहुत पसंद है। अच्छा, तो आप यस, अ, मोबाइल पे देखती हैं, टीवी पे? मोबाइल पे देखती हूँ मैम। टीवी वगैरह करती है? अच्छा मोबाइल पे, चलो अच्छा है। यस वाह मैम। मैम! तो मारूफ़ा मैम आपसे हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? आपको उनका जवाब देना है बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी से आंसर देना है, ठीक है? यस मैम। ओके। तो 1 मैम सेकंड आप मैम, अप 1 सेकंड मैम, हाँ, 1 सेकंड। मैं जानना चाहूँगी मैम, जैसे हमें पता लगा आप मुस्लिम लिंग से बिलॉन्ग करती हैं, तो यस। मुस्लिम लोग शायरी के जानकार होते हैं, क्या आप उसकी शौकीन हैं? हाँ जी मैम, बहुत ज़्यादा। वाह! तो हम आपसे तो सुनना फिर हम चाहेंगे सुनना शायरी। चाहेंगे मैम शायरी। यस मैम। मैं शायरी सुना रही हूँ। मोहब्बत की नबूवत है, हिंदुस्तान खूबसूरत है। मोहब्बत की नबूवत है, हिंदुस्तान खूबसूरत है। हम क्यों नहीं चमकेंगे, आप खूबसूरत हैं। हम क्यों नहीं चमकेंगे, आप खूबसूरत हैं। वाह! बहुत अच्छा मैम। तो मैम आप शायरी वगैरह खुद से भी लिखती हैं? हाँ जी मैम। ये चलो शायरी मैं वाह! खुद बहुत अच्छी बात है। मैम फिर तो हम आपकी शायरी पढ़ना चाहेंगे ज़रूर बिल्कुल। मैम। लेकिन
मैम अब जब से मैं ये आ गई ना, पहले जब मैं घर पे थी, खाली टाइम था, क्या मोस्टली में क्या होता है, जब मदरसा वगैरह जाने लगते हैं, कुछ सालों के बाद फिर लड़कियों को रोक देते हैं। तो मैं मदरसा जाना बंद हो गया था, बिल्कुल घर पे खाली रहती थी। तो मैं उर्दू शायरी, उर्दूआ कहानी अपने आप में लिखती रहती थी। अब जब से दिल्ली आ गई हूँ, जब मैं अपने ट्रेनिंग जॉब में या पढ़ाई में फ़ोकस करने लगी हूँ, तब मैं बिल्कुल कम कर दी। मैम इसको कम ना करें, इसको और आगे बढ़ाइए अच्छे से ज़रूर और मैम शायरियाँ करूँगी। बनाइए मैम। यस मैम। और मैम आप ब्रेल वगैरह जानती हैं या आपकी हाँ। पढ़ाई ऐसे ऑडियो सुन के होती है? मैम पढ़ाई तो रिकॉर्डिंग से होती है। अब ब्रेल मैं सीखी थी, पर थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे मैं हाउस क्लास में ब्रेल सीखी थी, इंग्लिश एंड हिंदी। अच्छा, यस मैम। ओके। तो नीतू मैम अभी स्टार्ट करें? यस मैम, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैम आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएँगे, आपको जल्दी से आंसर देना होगा, ठीक है? तो मैम आप अपना रोल मॉडल किसे मानती हैं? आप किसके नीतू जैसा दी बनना चाहती हैं और आप किस अच्छा नीतू दीदी का, वाओ! नीतू मैम। मैम कांग्रेट्स। और मैम आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अभी तो आप आईटीसी मौर्य में जॉब कर रही हैं, लेकिन आगे आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहेंगी? मैम गवर्नमेंट जॉब पे। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में कोई स्पेसिफिक जॉब जैसे सिविल सर्विसेज़ या बैंकिंग? मैम बैंकिंग, रेलवे, एमटीएस कैसी कोई जॉब हो जाए। ओके। यस मैम। और मैम क्योंकि आपका कभी स्पोर्ट्स से वगैरह अभी तक ये नहीं रहा है, तो क्या आप इन फ्यूचर मैम कभी एक ऐसे एक किसी बार गई थी स्पोर्ट्स में और हाँ, रेडिंग में गई थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी। चलो कोई नहीं, तो आगे जाना चाहेंगी मैम? हाँ जी मैम, अगर होगा मौका तो ज़रूर पैरा जाएँगे। ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, तो हाँ आप जी मैम। ऐसा कुछ खेलना चाहेंगी? यस। हाँ जी मैम, पार्टिसिपेट ज़रूर लूँगी। और मैम हम आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी कोई उपलब्धियाँ? मैम मैं समझा नहीं। आपकी उपलब्धियाँ मैम, कोई अचीवमेंट्स, कोई अवार्ड जो आपको मिला हो? हाँ जी मैम, इस बार मुझे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला था, हाउस खास में, लैब में। अरे वाह! वो बेस्ट एम्प्लॉयी ऑफ द ईयर। यस चलो मैम। कांग्रेचुलेशंस मैम और थैंक सच यू में मैम। आपको मिलना भी चाहिए उस जॉब तक और इस अवार्ड तक पहुँचने में आपने बहुत-बहुत मेहनत की और बहुत हौसले से मेहनत थैंक करी है, यू मैम। तो ये तो बनता है। मैम आप हमारी सुनने वाली सभी ऑडियंस को, हम सबको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम मैं ऐसा ये चाहूँगी, देखिए हिम्मत कभी हारो ना, सफल कभी नुकसान नहीं होता है, जितना मेहनत करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। कभी मत सोचना, पीछे मुड़ के कभी देखो नहीं। जी, बिल्कुल, बहुत खूब बात कही मैम और ऐसा कहा भी जाता है डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हाँ, होती और इसका यस, बहुत बड़ा उदाहरण आज हमने देख ही लिया। यस। जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं देखा था, उन्होंने आज कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी दुनिया देख ली है, तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस मैम कि आप थैंक यहाँ यू तक सो आई। मच। नीतू मैम ओवर टू यस यू। मैम। यस, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मारूफ़ा मैम आपको और आपकी लाइफ़ के बारे में सुन के और मैं पूरी ऑडियंस को बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो वो नीतू दीदी की बात कर रही हैं, वो मैं ही हूँ, स्टडी विद वीआई की वाइस प्रेज़िडेंट और मैं पूरी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि हम दोनों एक-दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे और जब नैब हौस-खास 2016 में इनकी ट्रेनिंग हुई, तभी मेरी भी हुई थी यहाँ पर। तो हम दोनों बैचमेट हैं, उसी से हम बेस्ट फ्रेंड भी बन गए। उसके बाद हमारा जॉब भी एक ही कंपनी में हो गया, तो उसके बाद हम और भी ज़्यादा एक-दूसरे के करीब आते गए और अभी तो इतना हो गया है एक-दूसरे से इतने क्लोज़ हैं कि उन हम दोनों की हर रोज़ शाम को बातें होती हैं और हम दोनों के बारे में हमें खुद को नहीं पता, एक-दूसरे को पता होता है। और कोई भी होता है यहाँ पर न हौस-खास में भी लोग बोलते हैं, नैब में भी कि तो इन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो मुझे भी मारूफ़ा मैम बहुत पसंद है। वास्तव में मुझे उनकी मेहनत पसंद है, वो नहीं उनकी मेहनत पसंद है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब हम दोनों एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं और आज मारूफ़ा मैम आज आप आए हमारे साथ। आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर हमारे साथ समय को बिताया, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपको और आपने पूरी ऑडियंस को भी मैं धन्यवाद थैंक देना यू मैम। चाहूँगी। ओवर टू यू थैंक यू सेजल मैम। मैम, सो मच।
बहुत-बहुत धन्यवाद नीतू मैम कि आप अपनी दोस्त को यहाँ पर लेकर आई और ऐसे बहुत ही कम दोस्त आजकल देखने मिलते हैं जो अपनी ही किसी फ्रेंड को आगे बढ़ना देखना चाहे और आगे बढ़ाए। ऐसे आजकल दुनिया में बहुत ही कम लोग देखे जाते हैं और मुझे बहुत खुशी है मारूफ़ा मैम आपके लिए ऐसे लोग हैं और नीतू मैम आपके हस्बैंड जैसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद उन हाँ, सभी को। सो थैंक यू मैम एंड थैंक यू स्टडी विद वीआई इस प्रोग्राम के लिए। तो हम मिलते हैं आप सभी से अगले महीने एक नए मेंबर के साथ और हर हर महीने 21 तारीख को ये शो देखना ना भूलें। धन्यवाद।